Hello students, I am Suman Sharma. Welcome you all to my channel Holistic English. Today I will teach you chapter number 2 of your book First Flight, and name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, which is written by Nelson Rolihlahla Mandela himself. Actually, this chapter is an extract from Nelson Mandela's autobiography. And what is autobiography? It is a life history of a person written by the person himself. So students, let me give you brief introduction about Nelson Mandela first. He is a world renowned legend who belongs to South Africa, and he was addressed as Madiba by the people of South Africa, and who fought against oppressive law of apartheid which was prevalent in South Africa then. And what is apartheid? It is a political system of racism, means it is a kind of racial discrimination on the basis of color of the skin. कलर ऑफ द स्किन मीन्स जो वाइट पीपल थे, जो वाइट रूलर्स थे, दे रूल्ड ओवर ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो अपार्थिक सिस्टम के दौरान ब्लैक पीपल थे, उनको कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं दी जाती थी, उनको कुछ रिस्ट्रिक्टेड पब्लिक प्लेसेस में ही एंट्री मिलती थी, उनको हर राइट से डिप्राइव करके रखा जाता था. इट मीन्स जो वाइट रूलर्स थे उन्होंने इन ब्लैक पीपल की लाइफ बहुत ही मिजरेबल बना के रखी थी. तो इसीलिए मिस्टर मंडेला ने अपनी कंट्री को इस अपार्थिड प्रैक्टिस से लिबरेट करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया. जैसे उन्होंने अफ्रीकन नेशनल पार्टी बनाई, वो 30 इयर्स तक प्रिजन में भी रहे. तो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल ही वॉज एबल टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द शेकल्स ऑफ वाइट रूलर्स. एंड इन ईयर 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे जहां पे साउथ अफ्रीकन लोगों ने अपनी वोट देके एक न्यू गवर्नमेंट चूज की थी, और ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक थी और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, और मिस्टर मंडेला को अपना फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन चूज किया था. तो ये जो लेसन है एक्चुअली ये एक हिस्टोरिक ओकेजन है स्वेरिंग इन सेरेमनी, जहां पे मिस्टर मंडेला को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन चूज किया जाता है और उनकी ओथ सेरेमनी है ये. तो इसके आगे डिटेल में हम चैप्टर को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं आगे क्या हुआ है. On 10th May, dawn bright and clear, for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. अब यहाँ पे कौन सी डेट की बात हो रही है? 10th मई 1994 की, जो कि एक हिस्टोरिक ओकेजन या डे है साउथ अफ्रीका के लिए. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला इस डे को डिस्क्राइब कर रहे हैं, 10th मई को डिस्क्राइब कर रहे हैं. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि ये जो 10th मई है इसमें बहुत सारी 3-4 चीज़ें हैं डक्कड़ साइमल्टेनियसली. एक तो क्या था, जो नेल्सन मंडेला थे उनके ओथ थी, उनकी ओथ सेरेमनी थी एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. सेकेंड क्या हुआ था कि नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी. थर्ड क्या हुआ था कि जो अपार्थिड सिस्टम था, जो कि इल प्रैक्टिस थी, उसकी एबॉलिशन हुई थी. तो जब अपार्थिड सिस्टम को फॉलो किया जाता था वाइट रूलर के द्वारा, तो उस टाइम बहुत सारे देश थे उन्होंने एक साउथ अफ्रीका के साथ डेमोक्रेटिक रिलेशन जो थे वो एंड कर लिए थे. अब क्योंकि देयर इज अबॉलिशन ऑफ अपार्थिड हो गया है, तो उसके बाद सभी देशों ने दोबारा से अपने रिलेशन साउथ अफ्रीका के साथ रिवाइव कर लिए थे, और बहुत देशों से लोग इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं और नेल्सन मंडेला जी को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं फॉर लिबरेटिंग हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ इल प्रैक्टिस ऑफ अपार्थिड.
Next, the inauguration would be the largest gathering ever of international leader on the soil, साउथ अफ्रीकन सॉइल। अब ये जो इनागुरेशन सेरेमनी चल रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे देशों से लोग आए हुए हैं, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, जो इतनी गैदरिंग साउथ अफ्रीका सॉइल के ऊपर पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि सभी कंट्रीज ने अपने रिलेशन ही ब्रेक कर लिए थे साउथ अफ्रीका के साथ। तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि ये लार्जेस्ट गैदरिंग है एवर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। The ceremony took place in lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. अब ये जो स्वेयर इन सेरेमनी है वो कहाँ पे हो रही है? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। और व्हाट इज एम्पी थिएटर? एक बिल्डिंग होती है जिसके सामने स्टेयर्स बनी होती हैं। तो ये जो बिल्डिंग है जिसके सामने स्टेयर्स हैं, दैट फॉर्म ओपन एयर थिएटर। तो एम्पी थिएटर मीन्स ओपन एयर थिएटर, ठीक है। तो उन्होंने कहा प्रेटोरिया जो है इट इज अ सिटी, वहां की जो यूनियन बिल्डिंग है वो एम्पी थिएटर का काम कर रही है, और इस एम्पी थिएटर के अंदर स्वेयर इन सेरेमनी चल रही है। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वाज site of rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब फॉर डेकेड, डेकेड क्या होता है? इट इज 10 years टाइम। फॉर डेकेड्स का मतलब होता है जब 10-10 साल मिलके बहुत बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम बना देते हैं, मतलब बहुत लंबे समय के लिए। अब ये कहते हैं कि ये जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं, ये व्हाइट सुपरमेसी का मतलब होता है कि अपार्थिट को फॉलो किया जा रहा था। यहाँ पे ओनली व्हाइट पीपल रूल करते थे, उनके रूल्स ही चलते थे, उनका अपार्थिक सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ता था। बट ये रेनबो गैदरिंग है। अब क्या हुआ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ सभी कंट्री ने अपने रिलेशन जो हैं वो फर्म कर लिए हैं, बेटर कर लिए हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी कंट्री से ऑफ डिफरेंट स्किन कलर्स के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस सेरेमनी के लिए। तो इस गैदरिंग को नेल्सन मंडेला ने रेनबो कहा है। आपको पता है रेनबो में 7 कलर होते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। इन द सेम वे बहुत सारे देशों से बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्किन कलर, कास्ट, क्रीड वाले लोग यहाँ पे गैदर हुए, इकट्ठे हुए हैं। इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है फॉर्म हुई है। पहले कौन सी गवर्नमेंट होती थी? पहले गवर्नमेंट होती है रेसिस्ट गवर्नमेंट, जो कि अपार्थिड को फॉलो करती थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़नानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वेन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। अब जो 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला जी, इसको ऑटम क्यों कह रहे हैं? एज यू नो ऑटम सीजन जो होता है उसमें ट्रीज जो होते हैं अपने पुराने ओल्ड वॉर्न और जो लीव्स होते हैं उनको शेड ऑफ कर देते हैं और उसमें नए लीव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको पता साउथ अफ्रीका में पहले अपार्थिड होता था, गवर्नमेंट रेसिस्ट गवर्नमेंट होती जो रेसिज्म को फॉलो करती थी। अब ऐसे रेसिस्ट गवर्नमेंट का एंड हो चुका है। अब कैसी गवर्नमेंट बन चुकी है? नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसीलिए इस डे को इन्होंने ऑटम कहा है कि रेसिस्ट गवर्नमेंट से नॉन रेसिस्ट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी है। और कह रहे हैं, वो अपनी स्पीच में कह रहे हैं नेल्सन मंडेला जी कि मेरे साथ इस सेरेमनी में मेरी डॉटर ज़नानी भी है। On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. तो इस ओथ सेरेमनी में सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ओथ लेते हैं एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देन थोबो मोबेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद ओथ लेते हैं थोबो बेकी एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. अब टर्न है ओथ लेने की नेल्सन मंडेला की, और वो अपनी ओथ में प्लेज करते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूंगा
और मैं हमेशा अपनी कंट्री के लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा। Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। अब मिस्टर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उनके देश को एक नई नई लिबर्टी मिली है, फ्रीडम मिली है, और विश कर रहे हैं कि काश ये लिबर्टी ऐसे ही मेरे देश में चलती रहे। Out of the experience of extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर अपार्थिड को कहा गया है, रेसिज्म को कहा गया है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कहा है। आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में ये जो रेसिज्म था, अपार्थिड की प्रैक्टिस थी, बहुत लंबे समय तक चली थी, और इस दौरान लोगों ने बहुत दुख भी सहन करे, बहुत टॉर्चर किया गया उनको। उसकी वजह से वो बहुत इवॉल्व हो गए, बहुत पॉजिटिविटी उनमें आ गई है, और उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाई है सब लोगों ने मिलके कि वो बेस्ट पॉसिबल वे से बिहेव करते हैं, और उनका बिहेवियर को देख के वहां पे प्रेजेंट सारे के सारे लोग उनकी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और उनको बहुत तारीफ कर रहे हैं उनके। We who were outlawed not so long ago have today been given rare privilege to be host to the nations of world on our own soil। We who were outlawed means because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relationship with South Africa। As I told you earlier too, कि जब ये अपार्थिड प्रैक्टिस हो रही थी, या लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जब साउथ अफ्रीका में चल रही थी, तो उसके दौरान बहुत सारे देशों ने साउथ अफ्रीका के साथ सारे रिलेशन कट ऑफ कर दिए थे, रिलेशंस एंड कर दिए थे। अब क्योंकि साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिल गई है, फ्रीडम फ्रॉम अपार्थिड, तो अब ये जो कंट्रीज जो हैं, इनके सभी के सभी लोग आके दोबारा से रिलेशनशिप को साउथ अफ्रीका के साथ रिवाइज करना चाहते थे, रिवाइव करना चाहते थे। तो अब ये कह रहे हैं इन कंट्री के सारे लोग वहां पे आए हुए हैं, और हम जो हैं ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि हम इनको होस्ट कर रहे हैं। वो हमारी लैंड पे आए हुए हैं, वो हमारे गेस्ट हैं, और हम उनके होस्ट हैं। तो उनका होस्ट बनना ही हमारे लिए एक बहुत ही प्रिविलेज की बात है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for liberty। आगे नेल्सन मंडेला वहां पे जितने भी गेस्ट आए हुए, इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, उनका थैंक्स कर रहे हैं वहां पे आने के लिए, और वो कह रहे हैं कि हमें ये अपार्थिड की जो प्रैक्टिस थी उससे हमें फ्रीडम मिल चुकी है, हम फ्री कंट्री बन चुके हैं, और ये अबॉलिशन ऑफ अपार्थिड वो उनके लिए एक विक्ट्री है, एक जीत है। जीत है जस्टिस की, जीत है पीस की, जीत है डिग्निटी या ह्यूमन रिस्पेक्ट की। We have all last achieved our political emancipation। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। Emancipation का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम, एंड डेप्रीवेशन का मीनिंग होता है जब किसी के राइटफुल बेनिफिट्स उसको नहीं मिलते, जब उनके राइट से उनको डिप्राइव करा जाता, वंचित रखा जाता है। अब वो कह रहे हैं कि हमने साउथ अफ्रीका ने, अब हमको क्या मिल गई है, इस अपार्थिड से फ्रीडम मिल चुकी है, अब इक्वालिटी आ गई है हमारी कंट्री के अंदर, हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, हम पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। We pledge ourselves to liberate all people from continuing poverty। अब नेक्स्ट जो इनके लिए एक टारगेट है वो है गरीबी से छुटकारा पाना, और सफरिंग जितने भी दुख दर्द है उस कंट्री के अंदर है, जितनी भी सफरिंग है
उनसे फ्रीडम पाना। जेंडर से, जेंडर बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, सारे जेंडर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वालिटी इन जेंडर भी हमें अचीव करना है। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अगर इसके अलावा कोई और तरह की डिस्क्रिमिनेशन है तो वो कहते हैं कि ये भी सारी हमें रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है। नाउ नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अब दोबारा कभी भी जिंदगी में हम किसी भी तरह का ऑपरेशन जो हो सहन नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। अब हमें फ्रीडम मिल चुकी है, हम इस लैंड को, इस कंट्री को और भी ब्यूटीफुल बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। कोई हमारी कंट्री पे आके रूल नहीं करेगा। Sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. और अपनी स्पीच में वो आगे बोल रहे हैं कि अब एक नई शुरुआत हो चुकी है, हमारे के लिए एक बहुत ग्लोरियस डे है ये, और ये ह्यूमन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और लेट फ्रीडम रेन मतलब ये आजादी हमारे देश में ऐसी ही चलती रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union Building. Awe meaning surprise, हैरान होना, and spectacular array means impressive display, colorful और attractive display। तो अब क्या हो रहा, कुछ क्षण के बाद आकाश के ऊपर जो साउथ अफ्रीकन के जेट्स थे या हेलीकॉप्टर से, उनका डिस्प्ले स्टार्ट हो गया, उनका एयर शो स्टार्ट हो गया। और जो ये एयर शो के दौरान ये जेट्स जो थे बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन या फॉर्मेशन बना रहे थे आकाश के ऊपर। और ये जो फॉर्मेशन डिस्प्ले था बहुत ही प्रिसीजन के साथ वो कर रहे थे। और ये साउथ अफ्रीकन की मिलिट्री फोर्सेस की जो लॉयल्टी थी टुवर्ड्स न्यूली फॉर्म्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए वो भी शो हो रही थी, वो भी शो। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। अब कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, ये जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस थी या पुलिस फोर्सेस है, उनके जनरल, उनके जो हेड्स थे, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी, अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म या पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उनके ऊपर बहुत सारे मेडल भी थे, यूनिफॉर्म पे रिबन भी थे। और ये मेडल और रिबन उन्होंने कहाँ से जीते थे, जो कि पास्ट में वॉर हुए थे, उनकी वजह से उन्होंने मेडल जीते थे। तो वो यूनिफॉर्म जो उनकी डेकोरेट थी रिबन और मेडल से। अब ये सारे जनरल जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका को सल्यूट कर रहे थे, सलाम कर रहे थे और प्रॉमिस कर रहे थे, प्लेज कर रहे थे उनकी लॉयल्टी, वफादारी टुवर्ड्स फर्स्ट न्यूली फॉर्म्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। Not unmindful of fact का मतलब है conscious of, aware of। अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अगर कुछ साल पहले की बात करें तो ये जो जनरल हैं डिफेंस फोर्सेस के या पुलिस फोर्सेस के, वो नेल्सन मंडेला को अरेस्ट करने के लिए आते थे, लेकिन अभी यही जनरल नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे हैं, बिकॉज नेल्सन मंडेला अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बन चुके हैं। फाइनली ए शेब्रॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। शेब्रॉन का मीनिंग होता है जिगजैग पैटर्न, जो कि वी की शेप में होते हैं। तो ये जो साउथ अफ्रीकन जेट प्लेन्स हैं वो आकाश के ऊपर धुआं छोड़ रहे हैं, और धुआं जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रंग का है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड। यही सारे रंग
साउथ अफ्रीकन फ्लैग में भी होते हैं। इट मीन्स ये जो जेट्स धुआं छोड़ रहे हैं, वो जो धुआं जिस कलर का है वो कलर सारे साउथ अफ्रीकन फ्लैग में भी है। The day was symbolized for me by playing of our two national anthem and the vision of whites singing Nkosi Sikelel I Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of Republic. अब इस सेरेमनी में जो कि एक नेशनल फंक्शन की तरह है, तो आपको पता है जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसकी कोई नेशनल इम्पोर्टेंस होती है तो वहां पे नेशनल एंथम तो गाया ही जाता है। तो सेम हेयर इस फंक्शन के ऊपर भी दो नेशनल एंथम गाए जा रहे हैं। एक जो व्हाइट्स गा रहे हैं उनका नेशनल एंथम है नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, और जो ब्लैक हैं वो अपना नेशनल एंथम गा रहे हैं डाई स्टेम। डाई स्टेम, ये दोनों ग्रुप्स जो है व्हाइट्स और ब्लैक के अपना अपना नेशनल एंथम गा रहे हैं। Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despise का मतलब होता है हेट, नफरत। ये दोनों ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे का नेशनल एंथम भी गा रहे हैं, ऑल्दो कि उनको एक दूसरे के नेशनल एंथम के लिरिक्स नहीं समझ आ रहे हैं। ये वही लोग हैं या ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे को पहले हेट भी करते थे, डिसलाइक भी करते थे और उनके नेशनल एंथम को भी डिसलाइक करते हैं। लेकिन क्योंकि जो व्हाइट सुपरमेसी है वो खत्म हो चुकी है, अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो चुका है, अबॉलिश हो चुका है, तो अब साउथ अफ्रीका में इक्वालिटी आ चुकी है, इसीलिए सभी अब बराबर हो चुके हैं, वेदर इट इज व्हाइट्स और वेदर इट इज ब्लैक्स। तो इसीलिए अब दिल से वो एक दूसरे का नेशनल एंथम सीखेंगे और गाएंगे भी। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब ये जो डे है यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत दिन है, एक प्राउड मोमेंट है सारे साउथ अफ्रीकन पीपल के लिए। लेकिन इस दिन भी जो नेल्सन मंडेला है वो पूरी हिस्ट्री उनके दिमाग में घूम रही है कि पास्ट में उनके साथ क्या हुआ, उनकी कंट्री में क्या हुआ, उनके कंट्री मैन के साथ क्या हुआ है। In the first decade of 20th century, a few years after bitter Anglo-Boer War, before my own birth. अब इसमें फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 900 से 910 तक की बात कर रहे हैं वो, उसमें नेल्सन मंडेला का बर्थ नहीं हुआ था। तो कहते उस समय एक एंग्लो बोर वॉर मीन्स इंग्लिश और साउथ अफ्रीकन के बीच में वॉर हुआ था। The white-skinned people of South African patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अब इस वॉर के बाद एक सिस्टम स्टार्ट हो गया था जिसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अपार्थाइड सिस्टम स्टार्ट हो गया था, व्हाइट सुपरमेसी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो चुका था या रेशियल डोमिनेशन व्हाइट पीपल ने स्टार्ट कर दी थी ऑन डार्क स्किन पीपल के ऊपर। द स्ट्रक्चर दे created form the basis of one of the harshest, most human society the world has ever known. अब ये अपार्थाइड के बाद साउथ अफ्रीका में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जो कि दुनिया में सबसे हार्शेस्ट है, सबसे बुरा है, सबसे इनह्यूमन है। Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system has been overturned forever and replaced by one that recognizes the rights and freedoms of all people regardless of color of their skin. अब नेल्सन मंडेला यहाँ पे कह रहे हैं, टाइम बता रहे हैं 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड, इट मीन्स 1990 से लेकर 2000 में। इसमें 1994 भी आता है जिसको हम इंडिपेंडेंस डे ऑफ साउथ अफ्रीका कह सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इस टाइम में 1990 से 2000 में या इन द ईयर ऑफ 1994 जो साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन
ऑफ अपार्थाइड वो अबॉलिश हो गया है, अबॉलिश हो चुका है। और अब साउथ अफ्रीका के लोगों के पास अब फ्रीडम है, आज़ादी है, उनको सारे हक मिल चुके हैं और उनके साथ अब कोई भी भेदभाव नहीं होता है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, whose suffering and courage can never be counted or repaid. अब इस क्वेश्चन पे नेल्सन मंडेला हिस्ट्री को याद कर रहे हैं, अपने पास को याद करते हुए उन लोगों के सेक्रीफाइसेस के बारे में भी सोच रहे हैं। सेक्रीफाइसेस किसने दिए हैं? फ्रीडम फाइटर ने, जो पैट्रियट जिनको बोलते हैं, उनके जो कुर्बानियां हैं उनके बारे में याद कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सफ़र किया है, बहुत दुख झेले हैं, बहुत साहस रखा है ताकि उनकी कंट्री को, साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिल सके। लेकिन वो कहते हैं कि उन्हीं के सेक्रीफाइसेस को हम रीपे नहीं कर सकते। That long noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought means achieved or done. अब नेल्सन मंडेला को बहुत दुख है कि ये जो पीपल थे जो जिन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, इतना देश की फ्रीडम के लिए इतने दुख सहन किए हैं, वो कहते हैं कि मैं उनको थैंक्स भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं थैंक्स कर सकते वो? क्योंकि वो मार्टिर हो चुके, वो शहीद हो चुके हैं, दे आर नो मोर, कि उनको थैंक्स किया जाए उनके सेक्रीफाइस के लिए। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. Profound का मतलब होता है deep and strong. आगे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, उसने मेरे देश के लोगों को बहुत घाव दिए हैं, बहुत हर्ट किया है, और कहते इन घावों को भरने के लिए पता नहीं कितने साल लगेंगे, कितने जनरेशंस लगेंगी। Now, but the decades of the oppression and brutality had another unintended effects, and that was that it produced the Oliver Tambos, Walter Sissoulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, the Robert Sukwas of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. अब नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि ये जो डेकेड था, एक लॉन्ग पीरियड था, एक 100 सालों का पीरियड था, जो ऑपरेशन का पीरियड था, जिसमें बहुत ब्रुटैलिटी जो थी साउथ अफ्रीकन पीपल ने सहन की है, लेकिन उसका अच्छा इफेक्ट ये था कि इसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर प्रोड्यूस हुए, ग्रेट मैन, महान लोग जो पैदा हुए इसी पीरियड के दौरान। और वो लोग थे ओलिवर टेम्बू, वॉल्टर सिसुलस, लिथुलस और डैडूस और फिस्चर। ये सारे ग्रेट मैन प्रोड्यूस भी इसी पीरियड में हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस दिए, बहुत सफरिंग फेस करी है ताकि उनकी देश को फ्रीडम मिल सके। इन्होंने बहुत करेज रखा है, बहुत विजडम रखी है। जेनरोसिटी का मतलब काइंडनेस। ये इन क्वालिटीज की वजह से वो अपने देशवासियों को फ्रीडम दिला सके हैं। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. नेल्सन कह रहे हैं कि जितना इंसान को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ऑप्रेस किया जाता है, वो इंसान उतना ही बेहतर बनता है, उसकी बेस्ट क्वालिटी बाहर दिखती है और वो बेस्ट इंसान इमर्ज आउट होता है विद बेस्ट कैरेक्टर। My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. नेल्सन कह रहे हैं मेरा देश जो है वो मिनरल, जेम्स और डायमंड से भरा पड़ा है। इस धरती के ऊपर बहुत सारे हीरे हैं, मिनरल हैं, जेम्स हैं,
लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे लोग, यहाँ के लोग, साउथ अफ्रीकन पीपल जो हैं, वो मेरी सबसे बड़ी, यहाँ की सबसे बड़ी पूंजी है, संपत्ति है। और ये लोग जो हैं एक प्योरेस्ट डायमंड से भी बेहतर हैं और ज़्यादा सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. Comrades means friends. अब नेल्सन कह रहे हैं कि इस स्ट्रगल के दौरान, जो रेसिज्म के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल चलाई थी, उसमें मेरे बहुत सारे साथी थे जिन्होंने मेरे साथ स्ट्रगल किया था। इन साथियों से, इन दोस्तों से मैंने हिम्मत रखना सीखी। और कहते हैं कि टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन, और कहते मैं बहुत सारे लोगों को देखा कि एक छोटे आइडिया के लिए, एक छोटे पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए वो अपनी जिंदगी को भी दांव पे लगा सकते थे, अपनी जान को भी दे सकते थे उस आइडिया के लिए। तो यहाँ पे वो आइडिया जो है, दैट इज स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength of resilience that defies the imagination. Resilience means ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. Means कोई भी दुख दर्द सहने की ताकत और उसे बाहर खुशी खुशी निकलने की ताकत को रेजिलियंस बोलते हैं। आगे कहते हैं कि बहुत सारे इंसान होते हैं जो कि बहुत दुख सहन करते हैं, बहुत हिम्मत रखते हैं, वो टूटते नहीं हैं, और वो इतना दुख सहन करने के बाद भी बहुत ताकतवर या ज़्यादा स्ट्रोंगर इंसान बन के बाहर निकलते हैं। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. Brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquer that fear. Conquer means जीत। आगे नेल्सन कह रहे हैं कि कोई अगर ताकतवर है, कोई साहसी है, हिम्मती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई डर नहीं है। एक्चुअली करेज, हिम्मत वो होती है जो डर के ऊपर जीत पाता है। ठीक है, जो डर को जीत पाता है उसी को हम करेजियस पर्सन कहते हैं। तो ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कंकर द फियर। तो जो ब्रेव मैन होता है, जो स्ट्रांग होता है, वो ताकतवर इंसान वही होता है जो इस डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religions. नेल्सन कह रहे हैं कोई भी इंसान जन्म लेते ही नफरत लेके पैदा नहीं होता। कोई भी इंसान एक दूसरे से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है, चाहे वो नफरत किसी के स्किन कलर की वजह से हो, बैकग्राउंड की वजह से, या किसी के धर्म की वजह से हो। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love come more naturally to human heart than its opposite. आगे नेल्सन कह रहे हैं कि अगर इंसान जब इस धरती पे आ जाता है, धरती पे आने के बाद वो इंसानों के बीच रहने के बाद वो एक दूसरे से नफरत करना सीखता है, लेकिन वो धरती पे आने के बाद नफरत करना सीखता है। अगर वो नफरत करना सीख सकता है तो वो प्यार करना भी सीख सकता है, क्योंकि प्यार जो एक फीलिंग है, एक इमोशन है, जो इंसान के अंदर एक इनबॉर्न होता है, एक नेचुरल ट्रेट होता है, एक नेचुरल एबिलिटी होती है जिसको सिखाया नहीं जाता, जो कि भगवान खुद देता है। ठीक है, देन इट्स ऑपोजिट। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, व्हेन माय कॉमरेड एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Grimace का मीनिंग होता है toughest, बहुत मुश्किल। I were pushed to our limits, इसका मतलब आपको इतना दुख दिया जाता है कि आपकी हिम्मत टूटने वाली होती है। ग्लिमर का मीनिंग होता है ग्लिम्स, झलक, ग्लिम्स। आगे नेल्सन कहते हैं कि जब वो जेल में थे, जेल में उनका बहुत ही एक टफ टाइम था, तो उस टाइम उनके साथ और भी बहुत सारे कॉमरेड्स मीन बहुत सारे फ्रेंड्स थे, फेलो स्ट्रगलर थे, लेकिन वो कहते वहाँ जो जेल के बहुत सारे गार्ड से
उनमें से एक गार्ड के अंदर अभी भी उनको दया दिखती थी, जो उस गार्ड को इन सारे प्रिजनर को देख के दया आती थी और वो फील करता था उनके लिए, उसको बुरा लगता था। तो वो कहते उसकी दया देख के मुझे एक अश्योरेंस मिलती थी, एक विश्वास होता था कि इंसानियत अभी भी इस दुनिया में है, इंसानियत मरी नहीं है। Man's goodness is flame that can be hidden but never extinguish. Extinguish का मतलब होता है to put off, बुझा देना। अब नेल्सन कह रहे हैं कि इंसान के अंदर जो गुडनेस, जो अच्छाई होती है, वो एक लॉ की तरह होती है, फ्लेम की तरह होती है, आग की तरह होती है, जिसको कि हम छुपा सकते हैं लेकिन हम उसको बुझा नहीं सकते हैं। In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हर आदमी की लाइफ में दो ड्यूटीज होती हैं, दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। एक ऑब्लिगेशन ड्यूटी होती है वो अपनी फैमिली के लिए होती है, पेरेंट्स, वाइफ या चिल्ड्रन के लिए होती है, और जो दूसरी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, वो अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के लिए है। इन ए ह्यूमन एंड इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. अब मिस्टर मंडेला कह रहे हैं कि हर इंसान जो होता है ये ऑब्लिगेशन, ये ड्यूटीज को पूरा करता है अपनी क्षमता के हिसाब से। इंक्लिनेशन मीन्स टेंडेंसी, एबिलिटी, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से इन ड्यूटीज को, इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की कोशिश करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. आगे कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में, जहाँ की एक इल सिस्टम ऑफ अपार्थिट है या रेसिज्म है, तो वो कहते हैं कि मेरे जैसे जो कि डार्क स्किन्ड मैन है, नॉन वाइट है, उसके लिए कहते हैं ये ऑब्लिगेशंस, ये ड्यूटीज पूरी करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत रिस्ट्रिक्शंस नॉन वाइट पीपल के ऊपर लगाते थे, उनको कोई राइट नहीं दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempted to live as a human was punished and isolated. मैन ऑफ कलर का मीनिंग है डार्क स्किन्ड, है ना, जो नॉन वाइट होते हैं, ब्राउन कलर के, जिनकी स्किन ब्राउन कलर या डार्क कलर की होती है, उनको बोलते हैं मैन ऑफ कलर। वो कहते हैं साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कहते हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना इम्पॉसिबल है। अगर कोई नॉर्मल इंसान की तरह जीने की कोशिश करता है तो उसको पनिश किया जाता है और उसको आइसोलेट, बिल्कुल सेपरेट करा जाता है सोसाइटी से और लोगों से, फैमिली से। इन साउथ अफ्रीका, मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family, his home, and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. मीन साउथ अफ्रीका में जो भी अपनी ड्यूटी, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए अगर कोई ड्यूटी करने की कोशिश करेगा, अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करेगा, तो उसको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, घर से अलग कर दिया जाता था और उसको एक रिवेल माना जाता था, दुश्मन की तरह माना जाता था उसको। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. अब वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में मैं सारी प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देता था, उनकी टूवर्ड्स जो मेरी ड्यूटीज थी उनको मैं निभाने की कोशिश करता था, लेकिन बाद में जब मैंने अपने कंट्री को सर्व करना स्टार्ट किया, अपने लोगों को सर्व करना स्टार्ट किया, तो मैंने पाया कि जो मेरी ड्यूटीज अपनी फैमिली के टूवर्ड्स है, एज अ सन, ब्रदर, अ फादर और अ हस्बैंड, वो कहीं कर्टेल हो गई हैं।
वो कहीं कटेल होगी, मीन्स एट ए टाइम वो एक ही चीज को प्रायोरिटाइज कर सकते थे, या अपनी ड्यूटीज अपनी फैमिली के लिए करें, अपने देश के लिए करें। तो उन्होंने चूज किया to fulfill his obligation towards his people. I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know, free to run in field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast millies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. अब मिस्टर मंडेला कह रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं फ्री पैदा हुआ था। जब भी बच्चा कोई पैदा होता है तो वो फ्री ही होता, आज़ाद ही पैदा होता है। वो हर तरीके से कहते फ्री था, आज़ाद था। बचपन में जो बच्चे बहुत सारे चीज़ें करते हैं, एक्टिविटीज़ करते थे, जो कि नॉर्मल चाइल्डहुड होता है किसी का, वो मिस्टर मंडेला का भी था। कैसा था चाइल्डहुड? वो कहते थे कि मेरी मदर के घर के पास जो खेत होते थे हम वहां पे भागते थे, और साथ की नदी में हम स्विम भी करते थे, तैरने भी जाते थे, और हम मिलीस मिलीस मीन्स ग्रेन्स, अनाज, जो अनाज होता है कहते उसको रोस्ट करके, हम उसको पका के रोस्ट करके खाते थे। और जो बुल्स थे, जो बैल थे, उनके ऊपर हम राइड लेते थे, सवारी करते थे। मीन्स एक नॉर्मल बचपन था मिस्टर मंडेला का भी, एक नॉर्मल बच्चे की तरह। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. कहते एज ए चाइल्ड, जैसे एक बच्चा होता है उससे क्या एक्सपेक्ट करा जाता है कि अपने पेरेंट्स को ओबे करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, या जो उनके ट्राइब के, उनकी फैमिली के, इनकी लोकेलिटी के जितने भी कस्टम है, ट्रेडिशंस है, उनको फॉलो करे। तो जब तक बच्चा ये दोनों काम करता रहता है तो उनको कोई ट्रबल नहीं करता, कोई कष्ट, कोई दुख नहीं देता है। लेकिन मतलब ये दुख कौन नहीं देता, लेकिन जैसे ही उसको पता लगता है कि मैन के बनाए हुए कुछ रूल्स हैं, कुछ कानून है, तो उसके बाद उनके कानून जो होते हैं उसको ट्रबल तब तक नहीं देते जब तक वो अपनी ड्यूटीज, अपनी ओबीडियंस दिखाता है टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. अब मिस्टर मंडेला कह रहे हैं कि जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैं बॉयहुड में आ गया, थोड़ा सा ग्रो अप कर गया, तो मुझे पता लगा कि मुझे अवेयरनेस आई, एक जागरूकता आई कि ये जो फ्रीडम थी, आज़ादी थी, एक इल्यूशन था। इल्यूशन का मतलब होता है समथिंग जो कि रियल लगता है लेकिन रियल होता नहीं है, एक धोखा। कहते ये तो मेरा वहम था एक, ये जो फ्रीडम थी, जो मैं इसको आज़ादी समझ रहा था, वो तो मेरा एक वहम था, वो आज़ादी नहीं है। When I discovered as a young man that my freedom already been taken, अब वो और बड़ा हो गया, थोड़ा सा और यंग मैन हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया, तो उसको लगा ये जो मेरी आज़ादी जिसको मैं समझ रहा था बचपन में, ये आज़ादी नहीं है, ये तो आज़ादी किसी ने ले ली है, मेरे से छीन ली है। आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और उनको लगा कि ये आज़ादी जो मेरे से छीन ली है, अब मैं इसको आज़ादी को दोबारा से पाऊंगा। उनके अंदर एक हंगर, एक भूख जागृत होगी कि मैं इस फ्रीडम को पाके रहूंगा, जो कि मेरी फ्रीडम मेरे से छीन ली गई है। एट लास्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। अब मिस्टर मंडेला यहाँ पे कह रहे थे कि जब मैं एक स्टूडेंट था, जब एक विद्यार्थी था, स्कूल गोइंग बच्चा था, तो मैं फ्रीडम, जस्ट अपने लिए उसको फ्रीडम चाहिए थी, अपने लिए बस। फ्रीडम कैसी? जैसे कि रात को बाहर जा सके, जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगती है, थोड़ी इम्पोजिशन पेरेंट्स लगाते हैं, तो वैसे ही मिस्टर मंडेला के ऊपर भी थोड़ी सी इम्पोजिशन या रिस्ट्रिक्शन लगाई थी पेरेंट्स ने। कौन सी रिस्ट्रिक्शन थी? कि रात को देर रात तक बाहर नहीं रहना, या अपने पसंद की कोई बुक नहीं पढ़ना,
या अपनी पसंद के जगह पे नहीं जाना। तो ये जो सारी फ्रीडम थी, उन्होंने कहा कि ये फ्रीडम जो थी ट्रांजिस्ट्री, ट्रांजिस्ट्री का मतलब होता परमानेंट नहीं थी, परमानेंट थी तो मोमेंटरली थी। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस जो मेरे देश में या मेरे देश के लोगों के ऊपर लगाई जा रही है, वो बहुत ही खतरनाक है। और उस फ्रीडम के लिए, अपने लोगों को फ्री करने के लिए, इस रेसिज्म से मुझे कोई ना कोई स्ट्रगल या फ्रीडम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my the freedom not to be obstructed in a lawful life. जब मंडेला जोहान्सबर्ग शहर में रहते थे तो उनकी लाइफ में थोड़ी सी मुश्किलें आ रही थी, और उनकी एक ख्वाहिश थी कि मुझे कम से कम एक बेसिक सी फ्रीडम तो दी जाए, ऐसी फ्रीडम जिससे कि मैं अपने पोटेंशियल, अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ लाइफ में अचीव कर सकूं, या जो मैं कमाता हूं उस कमाई को मैं अपने पास रख सकूं, मैं एक फैमिली बना सकूं, शादी कर सकूं। अब वो कहते हैं कि अगर मैं ये सारी चीजें एक लॉफुली वे में कर रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरी फ्रीडम को किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहिए, फ्रीडम को किसी को बंदिश लगानी चाहिए मेरे ऊपर। What then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे देश में जो भी डार्क स्किन्ड पीपल हैं, जो भी ब्लैक्स हैं, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। ठीक है, जो भी ब्लैक कलर के हैं, जो साउथ अफ्रीकन पीपल हैं, वो फ्री नहीं है क्योंकि उनकी स्किन डार्क है। That's when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. उसके बाद इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, उनको पहले फॉर्म किया फिर ज्वाइन किया। इसको ज्वाइन करने के बाद, नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद, जो इनके अंदर एक फ्रीडम दिलाने की अपने देश के लोगों के लिए, वो और भी बढ़ गई। एक डिजायर थी अपने लोगों को, देश के लोगों को या देश को आजाद कराने की जो इच्छा थी वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, और वो और ज्यादा चाहते थे कि मेरे देश के लोग फ्री हों। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened man into a bold man, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without home, that forced a life loving man to live like a monk. आगे मंडेला कह रहे हैं कि जस्ट मेरी एक ही ख्वाहिश है, एक डिजायर है कि मैं अपने लोगों को फ्री कर सकूं। किससे? फ्रॉम द सिस्टम ऑफ रेसिज्म, ताकि वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें। लेकिन ये जो उनकी स्ट्रगल थी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उनके ऊपर बहुत सारे लेबल लगा दिए गए, उनको बहुत सारे नाम दे दिए गए जो कि सही नहीं थे। लोगों ने, पहले वो फ्राइटफुल होते थे, उनको कहा अब वो बोल्ड हो गए हैं। उसके बाद लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी मीन्स वो पहले कानून का पालन करने वाले थे, अब कहते वो कानून का पालन नहीं करते, वो क्रिमिनल बन चुके हैं। एक फैमिली को प्यार करने वाला, कहता हस्बैंड था, वो अब अपने घर को छोड़ चुका है। ही बिकेम अ मैन विदाउट अ होम। और एक जीवन को, अपनी जिंदगी को प्यार करने वाला मैन, उन्होंने कहा वो एक मॉन्क की तरह बन गया है। तो ये सारे एडजेक्टिव जो थे नेल्सन मंडेला के ऊपर लगा दिए गए थे जो कि गलत थे। उसको क्रिमिनल बना दिया, मॉन्क बना दिया, बोल्ड बना दिया। ठीक है, आई एम नो आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free.
मंडेला कह रहे हैं कि मैं एक वर्चुअस का मतलब होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो कहते हैं मैं साधारण सा इंसान है, मैं वो इंसान हूँ जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, वर्चूज़ हैं। आई फाउंड दैट कुड नॉट एंजॉय द, वो कहते हैं कि मेरे को अगर थोड़ी सी भी फ्रीडम मिलती है तो मैं उस थोड़ी सी फ्रीडम को भी इंजॉय नहीं कर सकता, कर ही नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उनको दिखता है कि मेरे देश के जो लोग हैं वो फ्री नहीं है। अगर वो फ्री नहीं है तो मैं कैसे फ्री हो सकता हूँ? मीन्स नेल्सन मंडेला में अपने देश के लोगों के लिए बहुत ही अपनापन था। उनको बुरा लगता था उनको इस क्लचेस ऑफ आर्थिट में देख के, उनको बुरा लगता कि उनके ऊपर कितनी बंदिशें लगाई जाती हैं। Freedom is indivisible. The chains on every one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. अब वो कह रहे हैं कि जो अगर मेरे लोग जो हैं, मेरे देश के लोग हैं, अगर वो बंदिशों में हैं तो मैं भी बंदिशों में हूँ। अगर उनके ऊपर बंदिशें लगी हैं तो मेरे ऊपर भी बंदिशें लगी हैं। तो इसका मतलब होता है ही यूज टू फील फॉर हिज कंट्रीमैन। I knew that oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bar of prejudice and narrow-mindedness. Prejudice का मतलब होता है किसी को dislike without any good reason. किसी से नफरत करना लेकिन उस नफरत का कोई कारण नहीं होता, बिना कारण किसी को नफरत करना। अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ऑप्रेसर कौन होता है? जो कि किसी के ऊपर बंदिशें लगाता है, किसी को एक्सप्लॉइट करता है। तो यहाँ पे ऑप्रेसर जो कौन है वो वाइट पीपल है, वाइट कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ऑप्रेसर कहा गया है। और ऑप्रेस्ड कौन होते हैं? जो कि इन जिनके ऊपर बंदिशें लगाई जाती हैं या जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। तो वो कहते हैं कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड मीन्स ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल, वो दोनों ही फ्री नहीं हैं, वो बंदिशों में जकड़े हुए हैं। मैन हु टेक अवे अनदर मैन फ्रीडम इज a prisoner of hatred. He is locked behind the bar of prejudice or narrow minded. वो कहते हैं जो इंसान किसी की फ्रीडम को छीनता, आजादी को छीनता है, वो खुद भी आजाद नहीं होता है। वो खुद एक फंसा होता है नफरत में, नफरत में फैला होता है, वो किसी को नफरत देता है, फैलाता है। तो वो कहते हैं कि अब ये जो ऑप्रेसर होता है जो किसी की आजादी को छीनता है, वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसमें नैरो माइंडेडनेस होती है, उसकी सोच जो होती है बहुत छोटी होती है। इस छोटी सी सोच की वजह से वो किसी को भी नफरत करना शुरू कर देता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. वो कहते हैं कि जो आजादी को छीनने वाला है या जो बंदिशें लगाने वाला है और जिसके ऊपर बंदिशें लगती हैं, वो दोनों ही नफरत के शिकार हैं, दोनों ही फ्री नहीं हैं, दोनों ही रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीते हैं। आई एम नॉट टेकर फॉर ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर आर द मीन्स, जो ऑप्रेस करता है और जो ऑप्रेस होता है, मीन्स या वाइट और ब्लैक पीपल की बात हो रही है। दोनों वाइट्स और ब्लैक्स दोनों ही कहते ह्यूमन नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो इन ह्यूमन की तरह काम करते हैं, ये इन ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं और उनके अंदर इंसानियत नहीं है। मीन्स वाइट और ब्लैक दोनों ही क्या हैं? प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है, नफरत से भरे हुए हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स हेयर आर चैप्टर कंप्लीट्स। I hope you understood the chapter well. Student, if you have any suggestion or query regarding the channel or the particular lesson, please feel free to comment in comment section. And thank you student for watching this video.